इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगापुर से रूस को बड़ा झटका लगा है। रूस पर प्रतिबंध लगाएगा सिंगापुर। तो महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, सिंगापुर से रूस को बड़ा झटका लगा है और बड़ी खबर यह मिल रही है कि रूस पर प्रतिबंध लगाएगा सिंगापुर। एक के बाद एक रूस पर प्रतिबंध लग रहे हैं। रूस को हर मोर्चे पर चोट पहुंचाने की कोशिश है और अब सिंगापुर भी इस कड़ी में आगे आ गया है। सिंगापुर रूस पर प्रतिबंध लगाएगा। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 10वां दिन है और कई प्रतिबंध इस वक्त रूस पर लग भी चुके हैं। हर मोर्चे पर रूस को चोट पहुंचाने की कोशिश है और अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि सिंगापुर भी रूस पर प्रतिबंध लगाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पुतिन की फौज लगातार आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है, रुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई देश इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध के बीच लोग जान बचाकर पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। पोलैंड में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। पोलैंड ने इन शरणार्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति ने यूक्रेन से सटे एक ऐसी ही सीमा का जायजा लिया और इंतजामों की जानकारी भी ली। ताइवान में ब्लैकआउट हो गया, जिसके बाद सीधा शक चीन पर गया और ये अटकलें लगने लगी कि ब्लैकआउट कहीं चीन की साजिश तो नहीं। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन और ताइवान की लड़ाई को हवा मिल गई है और यही वजह रही कि जैसे ही वहां से ब्लैकआउट की खबर आई, शक की सुई चीन की ओर घूम गई। अब इसे संयोग कहें या साजिश, क्योंकि ताइवान में बत्ती ठीक उस समय गुल हुई जब वहां की राष्ट्रपति शाई इंग-वेन और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की मुलाकात होने वाली थी। इस ब्लैकआउट के दौरान राष्ट्रपति के दफ्तर में तो बिजली की सप्लाई होती रही, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसकी वजह से शाई और पोम्पियो की मुलाकात की होने वाली लाइव स्ट्रीमिंग रद्द करनी पड़ी। मतलब यह कि बिजली जाने से ताइवान और अमेरिकी नेता की मुलाकात की सीधी तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आ पाई। इस मामले को ताइवान सरकार ने भी हल्के में नहीं लिया और ब्लैकआउट पर वहां के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सख्ती दिखाई गई। राष्ट्रपति कार्यालय ने कैबिनेट और पावर सप्लाई कंपनी से ब्लैकआउट की वजह पूछी और निर्देश दिया कि जल्द समस्या सुलझाई जाए, जिसके जवाब में सरकारी पावर कंपनी ने बताया कि वहां के सिंटा पावर प्लांट में गड़बड़ी की वजह से बत्ती गुल हुई है। यह पावर प्लांट ताइवान का कोयले से चलने वाला तीसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जो ताइवान की कुल बिजली सप्लाई के 7वें हिस्से की आपूर्ति करता है। इस ब्लैकआउट की वजह से ताइवान के करीब 55 लाख घरों में अंधेरा हो गया। राजधानी ताइपे पर इसका सीधा ज्यादा असर पड़ा और लोग सुबह 9 बजे से ही बिजली संकट से जूझते रहे। हालांकि बाद में खबर आई कि इस समस्या को काफी हद तक सुलझा लिया गया है, लेकिन तब तक शाई और पोम्पियो की मुलाकात खत्म हो चुकी थी और बिजली नहीं होने से इसका सीधा प्रसारण नहीं हो पाया, जो मौजूदा हालात में ताइवान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात चीन को यह समझाने के लिए थी कि उसका ताइवान हथियाने का सपना सच नहीं होने वाला। लेकिन ठीक उसी समय लाइट चली गई। पोम्पियो के ताइवान पहुंचने से एक दिन पहले ही 5 अमेरिकी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी ताइवान पहुंचा था, जिसके बारे में पता चलते ही चीन तड़पने लगा था। वो चीखने लगा था। बौखलाहट में उसने अमेरिका को यह धमकी तक दे डाली थी कि इसकी अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसीलिए ताइवान में ब्लैकआउट की वजह से पहले अंधेरे को युद्ध की आहट समझा जा रहा है। जब से यूक्रेन में रूस ने बम बरसाए हैं, तब से ताइवान परेशान है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उसे पता है कि चीन गिद्ध की तरह घात लगाए बैठा है और मौका मिलते ही वो ताइवान में यूक्रेन की कहानी दोहरा सकता है। ताइवान की परेशानी से अमेरिका भी अनजान नहीं है, इसीलिए उसने अपना प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेजा। वहां के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप तो खुलकर यह बात कह चुके हैं कि चीन के इरादे नेक नहीं है। China is threatening Taiwan. Russia is decimating Ukraine. यही नहीं है, एक इंटरव्यू में तो ट्रंप ने यह तक बोल दिया कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है। वैसे ट्रंप ही नहीं, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे भी ये डर जता चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन चीन के 9 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए थे। ये हरकत चीन 1 महीने में 12 बार कर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की का जनता को संबोधन। यूक्रेन छोड़कर जाने की खबरों के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जनता के सामने आए और यूरोप के कई शहरों के लोगों को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोप का भविष्य रूस से युद्ध के परिणाम पर निर्भर है। इस बीच लोगों ने ज़ेलेंस्की की हौसला अफजाई की। लोगों ने यूक्रेन के झंडे के साथ फ्लैशलाइट दिखाकर यूक्रेन यूक्रेन के नारे लगाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब हम जीतेंगे तो हमें भरोसा है कि हम जीतेंगे और ये लोकतंत्र की महान जीत होगी।
इस बीच यूक्रेन से जंग लड़ते हुए रूस को 9 दिन हो गए। आसानी से लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा देने की हसरत पाले पुतिन को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि यूक्रेन के सैनिक इतने दिनों तक उनकी सेना से मुकाबला कर पाएंगे। जाहिर है ऐसे में यूक्रेन का पलटवार देख पुतिन की बौखलाहट बढ़ गई। वो अब इस जंग को लंबा खींचने के मूड में नहीं दिख रहे। यही वजह रही कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए पुतिन ने अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर जिस बम से हमला किया गया था वो थर्मोबैरिक बम था, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का यह गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम से हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस के थर्मोबैरिक बम के इस्तेमाल की बात दुनिया के सामने रखी। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया, जिसे खार्किव के एयरबेस पर 2 दिन पहले दागा गया और यूक्रेन ने दावा किया कि वो हमला वैक्यूम बम से ही किया गया। और अगर यूक्रेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर ये वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। इस बम का जहां इस्तेमाल किया जाता है उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। पेड़ पौधे, इमारतें, इंसान सभी का नामो निशान मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते। वहां छिपे लोगों का दम भी यह बम घोंट देता है। इसलिए इसे रूस का महाविनाशक हथियार कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में करने के आरोप रूस पर लग रहे हैं। 9 दिन से चल रही जंग में रूस ने मिसाइल हमलों से यूक्रेन को झुकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि इसी वजह से उसने अपने सबसे कारगर हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे हम दम घोंटने वाला बम कह रहे हैं, क्योंकि जब इस बम का इस्तेमाल किया जाता है तो ये अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। इस बम में एक ईंधन का कंटेनर होता है जिसमें 2 अलग विस्फोटक चार्ज होने लगते हैं। जैसे ही इस बम को दागा जाता है तो पहले विस्फोट में ईंधन का कंटेनर खुल जाता है, जिससे निकलकर ईंधन आसपास के इलाके में फैल जाता है और उससे एक बादल जैसा बन जाता है। इसके बाद दूसरे विस्फोट में इस बादल में आग लगती है, जिससे आग का एक बड़ा गोला बनता है जो आसपास की सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। यानी जिस इलाके में इस बम का इस्तेमाल किया जाता है वहां ये लोगों का दम घोंट देता है, जबकि इससे हुआ विस्फोट हमले की जगह को पूरी तरह तबाह कर देता है और उस जगह जिंदगी का नामो निशान तक नहीं बचता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो ने खारिज की यूक्रेन की मांग। नो फ्लाई जोन की मांग खारिज कर दी है। यूक्रेन की मांग पर बोला नेटो ये युद्ध का हिस्सा नहीं है, तो नेटो से भी यूक्रेन को झटका लगा है, क्योंकि यूक्रेन ने मांग की थी कि उसके हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए और इस वक्त यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में रूस का कब्जा है और अगर ऐसा हो जाता, नो फ्लाई जोन घोषित हो जाता हवाई क्षेत्र, तो फिर दुश्मन के विमान को आसानी से मार गिराया जाता। लेकिन अब इस मांग को नेटो ने खारिज कर दिया है। उधर खबर है कि यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर बाल्टिक देश है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो यह दावा भी कर दिया, रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि वो सोवियत संघ का हिस्सा था, ठीक वैसे ही जैसे बाल्टिक देश थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसी बात की याद दिलाई और दावा कर दिया कि अगर रूस यूक्रेन जीतने में कामयाब रहा तो अगला नंबर यूरोप के बाल्टिक देशों का होगा। Нас не станеться, не дай Боже. Далі буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч. Латвія, Литва. लेकिन रूस की ओर से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला। उल्टा पुतिन ये कहते नजर आए कि उन्होंने रूस और यूक्रेन को कभी अलग समझा ही नहीं। Мною подписан и указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу. वैसे इस बात के संकेत पहले भी मिले थे कि रूस की नजर केवल यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूरोप के दूसरे देशों पर भी है। और अब तो ज़ेलेंस्की खुद ये बात कह रहे हैं और पश्चिमी देशों से रूस को रोकने के लिए मदद